हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लाइट का हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसका। और तुमने क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, होमवर्क किया होगा कुछ स्टूडेंट्स ने, पर अभी तक वो आया नहीं है मेरे पास जो भी तुमने होमवर्क दिया है। ठीक है, तो उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो जो भी होमवर्क है हमारा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारी पावर ऑफ लेंस। तो देखो, हमने पढ़ा था लेंस के बारे में। दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, ये रेस को कन्वर्स कर देता है एक पॉइंट पर फोकस पे। और जो कॉनकेव लेंस था उसको हमने डाइवर्जिंग लेंस भी बोला था। क्या करता है, ये डाइवर्स करता है और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्स होती है, अपीयर होती है। तो ये हमें पता है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है। फोकस पे डाइवर्स करेगी, ये कन्वर्स करेगा, डाइवर्स करेगा। तो जो पावर है, वो पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हो, चाहे लेंस हो या मिरर हो, कोई भी, तो उसकी पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पावर को, उसकी एबिलिटी टू डाइवर्स और कन्वर्स लाइट रे। एबिलिटी टू डाइवर्स और कन्वर्स, इसका मतलब जितना ज्यादा कन्वर्स करेगा या जितना ज्यादा डाइवर्स करेगा उतना ज्यादा उसका पावर होगा। पावर की बात करें तो ज्यादा पावर मतलब ज्यादा लाइट रे को डाइवर्स कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, मतलब ज्यादा बेंड कर रहा है। जैसे मान लो दो लेंस को कंपेयर करते हैं, एक लेंस ये है और दूसरा एक और बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ भी इसे पैरेलल रेज आ रही है इसके पास, जैसे ऊपर वाले के पास आ रही थी। ये इसको ऐसे कन्वर्स कर रहा है यहाँ पर और इसको यहाँ पे कन्वर्स कर रहा है। तो देखो, दोनों डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो है ये ज्यादा बेंड कर रहा है, यहाँ से भी ये ज्यादा बेंड हो रही है, ज्यादा बेंड हो रही है, लाइट ज्यादा बेंड हो रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये कम बेंड हो रही है, ये और ये लेस बेंड हो रही है, ये ज्यादा बेंड हो रही है। तो ये ज्यादा कन्वर्स कर रहा है और ये कम कन्वर्स कर रहा है, इसकी ज्यादा एबिलिटी, इसकी कम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो पावर होगी वो ज्यादा होगी, इसकी पावर होगी कम होगी। तुम चाहो तो उसमें बना सकते हो, एक ज्यादा डाइवर्स कर रहा है, ज्यादा फैला रहा है, और एक कम फैला रहा है। तो जो कम फैलाएगा उसकी पावर कम होगी, जो ज्यादा फैलाएगा उसकी पावर ज्यादा होगी। तो पावर ऑफ लेंस, ये पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा बोल सकते हैं, द एबिलिटी टू कन्वर्स और डाइवर्स लाइट रे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। The power of lens is the ability to converge or diverge light ray passing through it. कितना ज्यादा उसको कन्वर्ट करेगा, डाइवर्स करेगा, उतना ज्यादा उसका पावर हो जाएगा। और पावर की वैल्यू हम निकालते हैं, इसको रिलेट करते हैं किससे, फोकल लेंथ से। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है इसकी फोकल लेंथ कम है, जल्दी कन्वर्ज हो रही है, मतलब फोकल लेंथ कम है। यहाँ देखेंगे तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, लेस कन्वर्ट कर रहा है, आगे कन्वर्ट कर रहा है, तो फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कम है और ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है, ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है मतलब पावर ज्यादा, पावर ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है। इसकी पावर कम है, फोकल लेंथ ज्यादा है, मतलब पावर और फोकल लेंथ उल्टा चल रहा है। मतलब पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम, पावर कम होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा। तो फोकल लेंथ से, किसी भी लेंस के फोकल लेंथ से उसकी पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, पावर ऑफ अ लेंस is equal to the reciprocal of focal length of lens। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो जो लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसके रेसिप्रोकल के इक्वल पावर होती है। तो इधर भी इसको लिख भी सकते हैं हम। क्या लिखेंगे, पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन
फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो पावर होगी वो रेसिप्रोकल होगी फोकल लेंथ के, मतलब P इक्वल्स लिख देंगे हम 1/f, P इक्वल्स टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है। और जो फोकल लेंथ है उसको भी ध्यान रखना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस यहाँ पे लिख देता हूँ आगे इन मीटर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, यहाँ पे लिख सकते हो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, यहाँ पे लिख सकते हो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, मतलब तुम्हें फोकल लेंथ जो है वो मीटर में ही पुट करनी है। एफ को पुट में, अगर एफ को मीटर में पुट करोगे तो पावर आ जाएगा, और पावर का भी यूनिट होता है यहाँ पर, देखो क्या होगा उसका यूनिट पावर का। इसके अलावा हम अगर फोकल लेंथ को अगर तुम सेंटीमीटर में पुट करोगे तो देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर नीचे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी हमारी। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं 100/f, अब f की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में जाएगी यहाँ पर। अगर फोकल लेंथ तुम सेंटीमीटर में पुट कर दोगे, हाँ फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो तो ऊपर 100 लिखेंगे, और फोकल लेंथ अगर मीटर में पुट कर रहे हो तो ऊपर 1 लिखेंगे, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस की पावर, वो पावर जो नहीं 9th क्लास में पढ़ी थी वो अलग है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेट कर देते हैं हम, किसी पर्सन से रिलेट कर देते हैं, पर लेंस की पावर को अलग ही तरह से मेजर करेंगे। बाकी सबकी पावर जो हमने मेजर करी थी वो वॉट में की थी, किसी इंस्ट्रूमेंट की किसी पर्सन की, पर यहाँ पर जो लेंस की पावर है उसको मेजर करेंगे हम इस डायप्टर, डायप्टर में मेजर करेंगे, ठीक है, और इसको हम डी से नोट करेंगे, कैपिटल डी। तो जैसे हम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं या 1 डायप्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो 1 डायप्टर पावर कब होगी, इसके वैल्यू 1 कब आएगी, तो फोकल लेंथ एफ को मैं 1 पुट कर दूंगा, तो फोकल लेंथ जब 1 होगी तो पावर 1 डायप्टर होगी, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1d power of a lens is lens with focal length of 1 मीटर। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 डायप्टर, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी ले सकते हैं, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, देन इट्स पावर आ जाएगी P इक्वल्स टू 1/f, f का वैल्यू मीटर में और सेंटीमीटर में, तो f यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे 100/f। तो f की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर में, 40 सेंटीमीटर पुट कर दो, ये 40 पुट करेंगे, सॉल्व करना आता है हमें 100/4, ये देगा 2.5 डायप्टर, और प्लस में क्यों, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेस को कन्वर्ट करता है, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रेस को कन्वर्ट करेगा उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो डाइवर्स करता है उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसको ध्यान रख सकते, कॉन्वेक्स लेंस और या फिर कन्वर्जिंग हैज पॉजिटिव पावर। और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डाइवर्स करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं एक और,
concave lens has focal length 2 meter, then its power क्या होगी इसकी, तो देखो मीटर में फोकल लेंथ, तो P इक्वल्स टू 1 बाय एफ, एफ का वैल्यू। फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये बता चुके हैं, और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो माइनस में आ जाएगा, तो 1/2 माइनस में, तो माइनस 0.5 डायरेक्टर, ये नेगेटिव पावर। तो कॉनकेव जो होता है इसकी पावर नेगेटिव होगी ना, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं हम कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग हैज नेगेटिव पावर, उसके पास नेगेटिव पावर होगी, हमेशा नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो नॉर्मली पावर हम यूज में लेते हैं, जैसे किसी को चश्मा वगैरह लगा हुआ है, स्पेक्टेकल्स, बिना चश्मा के देख नहीं सकता हो, ठीक है, तो उनको ध्यान रखो, उनकी पावर जो होती है वो मोस्टली नेगेटिव में होती है, जो मतलब बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं देख पाते, बुक वगैरह सब पढ़ सकते हैं, और जो बोर्ड पर लिखा हुआ उसको नहीं देख सकते दूर से, तो उनकी पावर जो होती है वो नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो किसी की पावर -0.25 होती है, किसी की -0.5 होती है, किसी की -1.25, -1.5, -2, ऐसा अलग अलग हो सकती है पावर, ठीक है। तो नेगेटिव पावर है, मतलब उनके जो ग्लासेस है, नेगेटिव पावर जिनके पास है, तो उनके ग्लासेस जो है उनको अगर चेक करोगे तो बीच में से वो थिन होंगे और एजेस पर थिक होंगे, मतलब वो कॉनकेव ग्लासेस लगे हुए, कॉनकेव लेंसेज लगे हुए हैं, स्पेक्टेकल्स में कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, ये हम बता सकते हैं पावर पॉजिटिव नेगेटिव है। और जैसे तुम्हारे घर पर कोई एजेड पर्सन होगा, मतलब 50-60 से ज्यादा एज इनकी होगी, तो न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ते हैं, बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो उनको स्पेक्टेकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिना उसके नहीं पढ़ सकते हो, तो वो भी एक तरह का चश्मा लगाते हैं, ठीक है। उसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव में होती है, मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको अगर तुम टच करके देखोगे तो बीच में से वो थिक होगा और एजेस पर थिन होगा, मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसकी पावर पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव इसकी नेगेटिव हो जाएगी पावर। ये पावर सिंपल सा टॉपिक है, इसको ध्यान रख सकते हैं, सिंपल फोकल लेंथ हमें गिवन है तो मैं पावर बता सकता हूँ, और अगर मुझे मान लो पावर गिवन है तब मैं फोकल लेंथ भी निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला ये रहेगा P = 1 रहेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें पावर से रिलेटेड ही, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन एक के पास एक रखे हुए, जैसे ये एक लेंस हो गया, इसके बाद एक और लेंस रखा हुआ है, और भी लेंसेज रखे हुए हैं, ठीक है, इसकी पावर है P1, इसकी P2, इसकी P3, तो इन तीनों को अगर मैं एक ही लेंस मान लूं, तो ये तीनों एक ही लेंस हो गए, तो इस जो पूरे कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, ठीक है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर और भी होंगे तो ऐसा आ जाएगा, मतलब सबकी पावर ऐड कर देगी, मतलब सारे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सबकी पॉजिटिव 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 वैल्यू रखूंगा, मान लो बीच में एक कॉनकेव आ गया, इधर ये कॉनकेव आ गया, तो कॉनकेव की पावर फिर मैं नेगेटिव ले लूंगा, और टोटल पावर फिर आ जाएगी। इसको यूज में लेते हैं कॉम्बिनेशंस को, जैसे जिसके भी चश्मा वगैरह अगर पहली बार लगा हुआ या नंबर वगैरह चेंज हो गए होंगे चश्मा के, तो वो दुकान पे गया होगा चश्मा बनवाने के लिए, तो वहाँ पे बिठा देते हैं, सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, और तुम्हें एक फ्रेम देते हैं, उस फ्रेम में वो ऐसे लेंसेज निकाल निकाल के 2-3 कॉम्बिनेशन डालते हैं, कि इस कॉम्बिनेशन से सही दिख रहा है, या इस कॉम्बिनेशन से सही दिख रहा है, या इस कॉम्बिनेशन से सही दिख रहा है, तो एक लेंस के बाद कभी कभी 2 लेंस लगा देता है, फिर भी साथ में देता है, एक और लेंस ऐड कर देता है, फिर कॉम्बिनेशन निकाल लेता है वो, उसकी पावर पहले से पता होती है, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये इतनी पावर का लेंस है, इतनी पावर का, इतनी पावर का, तो उससे फिर तुम्हारी कंबाइंड पावर आ जाती है, कि इस पर्टिकुलर पावर पे तुम्हें क्लियर विजन है, तुम्हारे पास अच्छे से दिख रहा है, तो उस पावर का फिर वो क्या बनाते हैं, स्पेक्टेकल बना देते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोस्कोप होता है हमारा, जिनसे हम
बहुत छोटी छोटी सेल्स वगैरह इन सबको देखते हैं, बैक्टीरियाज को, ठीक है। तो वो उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज में होते हैं। तो टेलीस्कोप होता है हमारा, जिससे हम बहुत दूर की चीज देखते हैं, ठीक है। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जिससे हम जो प्लैनेट से स्टार्स हैं दूर पर उनको देखते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, जैसे बाइनोक्यूलर हो गया, तो उससे हम मतलब अर्थ पर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है उनको देखते हैं। तो वहां पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज में होते हैं। तो कॉम्बिनेशन लेंसेज मेन चीज ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, मतलब हमें 2-3 लेंसों की पावर दी हुई है, कॉम्बिनेशन की पावर पूछनी है तो सबको ऐड कर देना है। और इसमें ध्यान रखना है साइन का, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेना है, और कॉन्केव दिया हुआ है तो नेगेटिव साइन हम रखेंगे, और कॉम्बिनेशन की पावर निकाल लेंगे। इसके अलावा तुम कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। पावर जो थी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, पी को 1/f, p1 को 1/f1, 1/f2, 1/f3, ऐसे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन आता है उसमें पहले वाले लेंस से कॉम्बिनेशन इनटू सेकंड वाले से इनटू थर्ड वाले से, तो सबके कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वाला ध्यान रखना है, इसमें कॉम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन निकाल रहा हूं, तो मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लाई, एम फॉर मैग्निफिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लाई, तो एम मल्टीप्लाई होगा। और फोकल लेंथ रेसिप्रोकल साइड होंगे और पावर डायरेक्टली ऐड हो जाएगी कॉम्बिनेशन में। तो इस चीज को हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछ लिया ऐसी क्वेश्चन, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है of power plus 2.0 diopter and concave lens of power, इसको लिख देते हैं -0.5 diopter, तो इसको यहाँ से combination of lens has convex lens of power and concave lens of power, this equation will then find total power of combination तो क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे P1 प्लस P2, P1 का वैल्यू 2.0 और ये नेगेटिव है 0.5, मतलब 2 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5 प्लस में डायरेक्ट ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था मेरे से, इसका जो इमेज जो बनती है, ठीक है, वो मतलब कैसे रियल है कैसे वर्चुअल है, क्योंकि जैसे नॉर्मली उसने जो तुमने जो देखा होगा, तुम्हारी इमेज जो देखी होगी प्लेन मिरर के अंदर ही देखी होगी, जो तुमने प्रैक्टिकल किया होगा, नॉर्मल अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो तुमने सिर्फ प्लेन मिरर के अंदर ही तुम्हारी इमेज बनते हुए देखा होगा। बाकी ना तो कॉन्वेक्स लेंस से देखा होगा, ना कॉन्केव लेंस से देखा होगा, और ना ही कॉन्केव कॉन्केव मिरर के अंदर भी देख सकते, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी देख सकते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर को भी हम मिल जाता है ना, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ लगा होता है, व्हीकल के साइड व्यू मिरर जो होता है व्हीकल में लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो वहां पर भी हमारी इमेज को देख सकते हैं। तो प्लेन मिरर के अंदर देख लिया और एक उसके अंदर देख लिया, बाकी ना तो हमें कॉन्केव मिरर मिलता है बना हुआ कहीं पर, ना ही लेंसेज वगैरह मिलते हैं जिसमें हम इमेज बना सकें। तो कैसे पता चलेगा भाई रियल है वर्चुअल है कैसे, क्योंकि हम जो देखते हैं हमें सिर्फ वर्चुअल इमेज ही दिखती है। वर्चुअल इमेज मतलब जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको तुम टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ तुम देख सकते हो, वो भी एक पर्टिकुलर एंगल से देख सकते हो, एक ही जगह से देख सकते हो। जैसे मान लो ये मिरर है, मिरर के सामने जब तुम आओगे, ठीक है, तब तुम्हें तुम्हारी इमेज दिखेगी।
मिरर के सामने आओगे जब तुम्हें इमेज दिखेगी, अब मिरर से थोड़ा सा इधर या इधर चले गए, फिर तुम्हें तुम्हारी इमेज नहीं दिखेगी, फिर तुम्हें मिरर के अंदर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। मान लो थोड़ा इधर आ गए तो वहां कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज दिख जाएगी तुम्हें उस तरफ। इस तरफ आ जाओगे तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज दिख रही होगी इधर, फिर तुम्हें खुद की इमेज नहीं दिखेगी। तुम्हारी इमेज बन रही है और वो किसी और एंगल किसी दूसरे पर्सन को दिखेगी। मान लो तुम इधर खड़े हो, इस जगह मिरर है, ठीक है, जैसे मान लो ये मिरर है, पहले तुम सामने खड़े थे तो दिख रहा था, अब तुम थोड़ा इधर चले गए, ये मान लो तुम हो, ठीक है, तो तुम्हारी इमेज जो है अब तुम्हें खुद को नहीं दिखेगी। जैसे ये मिरर हो गया, यहाँ से लाइट इधर रिफ्लेक्ट होकर जा रही होगी इधर, और तुम्हारी इमेज यहाँ पे बन रही होगी, और जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो आ रही है वो इधर आ रही है इस तरह। तुम्हें तुम्हारी ये वाली इमेज दिखेगी ही नहीं। तुम्हारी इमेज किसको दिखेगी? यहाँ पर जो दूसरा पर्सन खड़ा होगा, ये फर्स्ट तुम हो गए, सेकंड कोई दूसरा, तो दूसरे वाले को तुम्हारी इमेज यहाँ पर दिख रही होगी इस जगह पर, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो इमेजेस होती है जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर एंगल से अगर देख रहे होंगे तो ही वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। अब बात करते हैं रियल इमेज की। तो रियल इमेज एक्चुअल में बनती है स्क्रीन के ऊपर, जहां स्क्रीन लगी होगी वहां पर बनती है। तो स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस तुमने देखी होगी तो इसका एग्जांपल हो जाएगा प्रोजेक्टर हो जाएगा। प्रोजेक्टर को हम डालते हैं तो इसे बोर्ड के ऊपर डाल सकते हैं, किसी वाइट स्क्रीन के ऊपर, फिर वहाँ पे स्लाइड्स वगैरह चला सकते हैं, ठीक है, मूवी वगैरह चला सकते हैं, ये सब चला सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में जाते हो तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, बहुत बड़ी स्क्रीन होती है वो सामने, यहाँ पे चेयर्स लगी होती है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर टॉप पर तुम पीछे ध्यान से दिया होगा तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर होता है इस जगह पर, ये तुम्हारी इस तरह सीटिंग होती है, यहाँ प्रोजेक्टर होता है और इस प्रोजेक्टर से ऐसे लाइट जाती है, पूरी स्क्रीन को कवर करती है, और स्क्रीन के ऊपर ये मूवी चलती है तुम्हारी यहाँ से। तो ये स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती है इस जगह पर, ये है तुम्हारी रियल इमेज। स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रही है वो क्या है, वो है तुम्हारी रियल इमेज। तो यहाँ पे तुम्हारी मतलब वो रियल इमेज है, और उस रियल इमेज को तुम जहाँ से भी तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, भले तुम उस कोने में चले जाओ या उस कोने में चले जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, वहां पर किसी भी कोने में चले जाओ, अगर तुम्हें स्क्रीन दिख रही है तो तुम्हें वो इमेज भी दिख रही होगी या वो मूवी भी दिख रही होगी, ठीक है। मूवी चल रही है तो मूवी दिखेगी, वीडियो चल रहा है वीडियो दिखेगा, अगर सिर्फ फोटो है तो खाली वो इमेज दिखेगी, फोटो दिखेगा। तो रियल इमेज है वो, और तुम उसको किसी भी एंगल से देख सकते हो, कहीं पर भी जाकर देख सकते हो, उसको जाके टच भी कर सकते हो, ऐसे हाथ से छू भी सकते हो उसको, इमेज को, ठीक है। तो वो रियल इमेज है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में। वर्चुअल क्या होती है, रियल क्या होती है, ठीक है। आई थिंक अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा जो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस वगैरह मैंने दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो देखो एक्सरसाइज जो है लास्ट की जो ग्रीन कलर से जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो तुम्हें सॉल्व करने थे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस को देख लेते हैं उनको सबको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस जिससे भी बनता है तो वो जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब वहां पे लाइट बाहर निकल जाए, एक तरफ से दूसरी तरफ से आ जाए। तो हम उसका ग्लास से भी बना सकते हैं, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। चाहे तो हम वाटर से भी बना सकते हैं, यहाँ पे वाटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वाटर से भी बना सकते हैं लेंस। या फिर जैसे एक और ऑप्शन दिया हुआ है प्लास्टिक, तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे चश्मे वगैरह में लगाते हो तो एक तो कांच वाला ग्लास वाला लेंस आता है, ठीक है, उसका वेट थोड़ा ज्यादा आता है, और एक पॉलीकार्बोनेट करके ऐसे कुछ मटेरियल होता है, ठीक है, प्लास्टिक की होती है वो, उसका भी लेंस आता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, उससे भी लेंस बन जाता है, ठीक है। वो थोड़ा वजन में कम होता है और टूटता नहीं गिरने पर, और जो ग्लास वाला लेंस गिरेगा तो टूट जाएगा जमीन पे गिरने पर। और एक और ऑप्शन दिया हुआ है क्ले। तो क्ले वाला जो ऑप्शन है, तो क्ले जो होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, उसके आर पार लाइट जाएगी ही नहीं, उस पर रिफ्रैक्शन होगा नहीं, तो उसका लेंस नहीं बनेगा किसका, क्ले का। ओपेक मीडियम है, तो ओपेक मीडियम जो भी होते हैं, क्ले हो गई, बॉल हो गई, वुड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उनका नहीं बनेगा। फिर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object।
तो कॉन्वेक्स लेंस जो साइज ऑब्जेक्ट की है वही इमेज की हो, तो सिर्फ ऐसा एक ही कंडीशन में, तो जो थर्ड केस हमने पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f डिस्टेंस पे रखते हैं, ये f ये 2f, तो यहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसी साइज की 2f पर इमेज बनेगी। ऐसा डायग्राम भी बनाया था हमने कुछ। तो जो साइज ऑब्जेक्ट की वो इमेज की बनेगी, उसको 2f पे रखेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड वाला, ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा हमारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बहुत छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए और उनको पढ़ना है, मतलब उनकी लार्ज इमेज बनानी है, वर्चुअल इमेज, लार्ज इमेज। तो उसके लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज में लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के मतलब कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। उसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, O और F के बीच में, यहाँ कहीं। तो उसकी जो होती है वर्चुअल इमेज बनती है ऐसे, और एनलार्ज इमेज बनती है। इसको भी बना चुके हैं डायग्राम को भी, ठीक है। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस होगा 6 वाला केस, और उसकी फोकल लेंथ जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, पावर ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा पावर होगी तो ज्यादा बड़ा दिखेगा, कम पावर होगी तो कम दिखेगा बड़ा। तो इसमें आ जाएगा हमें कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर ज्यादा हो या फिर फोकल लेंथ कम हो, दोनों चीज बोल सकते हो, या तो पावर ज्यादा कर दो या फोकल लेंथ कम कर दो। तो हम फोकल लेंथ को कम करेंगे, तो फोकल लेंथ दो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, एक तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और एक फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो कम फोकल लेंथ वाला लेंगे, तो उससे ज्यादा पावर आएगी, ज्यादा पावर होगा तो ज्यादा मैग्नीफाइड करेगा वो। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास सी वाला, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। Will this lens produce a complete image of an object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखो तो कोई भी लेंस है इस तरह से, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम इसको, इस लेंस को कट कर दें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे कट कर दिया, ठीक, इस तरह से कट कर दिया, या यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो, कहीं से भी कट कर दो, तो इसका छोटा सा पोर्शन भी होगा, छोटा सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इनमें से कोई भी पोर्शन हो, वो उसी लेंस की तरह काम करेगा। जैसे पहले पूरा लेंस जैसा काम कर रहा था, आधा लेंस भी सेम वैसा ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है, जब इसको हम ऐसे कट करते हैं तो इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, एफ की वैल्यू, एफ रिमेन्स कांस्टेंट, एफ चेंज नहीं होता। और 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही रखेंगे, फोकल लेंथ वही है, तो v पोजीशन ऑफ इमेज भी चेंज नहीं होता, इमेज की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वहां पर जो साइज ऑफ इमेज जो बनेगी वो भी चेंज नहीं होगी। ये वाली कांस्टेंट है तो v भी चेंज नहीं होगा, और v चेंज नहीं होगा तो m इक्वल्स टू v/u, मैग्निफिकेशन चेंज नहीं होगा। तो इमेज जैसे पहली बन रही थी अभी वैसी बनेगी, उसी जगह बनेगी, उतनी एनलार्ज या उतनी डिमिनिश्ड बनेगी अगर हम ऐसे कट कर देते हैं तो, ठीक है। या फिर कट करने की जगह तुम ब्लैक कलर से पेंट कर दो, नीचे ब्लैक पेंट कर दिया पूरे पर, ये ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ये इस अगर नीचे वाले को नहीं कर दो ऊपर वाले कर दो, पूरे को नहीं करना है, ठीक है। और थोड़ी बहुत जगह छोड़नी है तुम्हें जहां से लाइट जा सके, ऊपर वाले कर दिया, नीचे या फिर नीचे वाले कर दिया, या फिर बीच में से कर दो, इतने पोर्शन से इसको पूरा पेंट कर दो, या फिर एजेस की तरफ कर दो, इधर कोने की तरफ। ये भी वही चीज है, इसमें भी क्या होगा, एफ चेंज नहीं होगा, ये सब सेम रहेगा, उसी तरह से लेंस की तरह काम करेगा ये, ठीक है। बस डिफरेंस क्या आएगा इसमें, क्योंकि हम कुछ ना कुछ इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज चेंज नहीं होती, रिमेन्स सेम, एंड सब सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, जैसे मान लो इस पे पहले 10 लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी टोटल,
मान लेते टोटल 10 हो गई, टोटल 10 लाइट रेज इंसिडेंट हो रही थी और वो सारी मिलकर इमेज बना रही थी। पहले 10 लाइट रेज मिलकर इमेज बना रही थी, तो इमेज जो है ज्यादा चमकदार बन रही थी, ब्राइटनेस उसकी ज्यादा थी क्योंकि लाइट रेज ज्यादा गिर रही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक पार्ट पेंट कर दिया, एक पार्ट पेंट कर देंगे तो क्या होगा, सिर्फ आधी लाइट से इमेज बनेगी, आधी लाइट से इमेज बनेगी तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है पहले के कंपैरिजन में। पहले ज्यादा रेज से बन रही थी तो ब्राइटनेस ज्यादा आ रही थी, अब कम रेज से इमेज बनेगी तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी जब हम उसको ब्लैक पेंट कर देंगे या ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे किसी भी हाफ को, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि विल लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, हो तो पूरी इमेज बनेगी, उसके पहले छोटा लेंस है बड़ा लेंस, इमेज पूरी बनेगी, कंप्लीट इमेज बनेगी। ठीक है, और वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंट तो हम यहाँ पर कर नहीं पाएंगे, वो लैब के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लेंस लेना है, उसको नीचे से ब्लैक पेपर से कवर करना है, तो ये स्कूल के अंदर तुम करोगे, स्कूल के अंदर तुम्हारे पास एपरेटस होगा। ठीक है, उसमें लेंस को होल्ड करने की जगह होती है ऑब्जेक्ट को, और उसको तो लेंस के नीचे वाले पोर्शन को तुम ब्लैक कलर से तो कर देना पेंट, या ब्लैक पेपर से कवर कर देना, पेंट मत करना, खराब हो जाएगा। तो उसका जब स्क्रीन पे देखोगे तो स्क्रीन पे पूरी इमेज दिखेगी तुम्हें, कंप्लीट इमेज दिखेगी। ठीक है, तो उसको एक्सपेरिमेंटली हम कर सकते हैं, और यहाँ नहीं होगा, लैब के अंदर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब समझ गए होंगे तुम, कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ दी हुई है हमें, तो सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं हम। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं हमेशा, बता चुका हूं मैं। फोकल लेंथ कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है एक तो रे डायग्राम, तो रे डायग्राम तुम्हें खुद बनाना है इसका। ठीक है, यहाँ पर हम पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/v क्या हो जाएगा, इसको इधर लेंगे 1/f प्लस 1/u। अब वैल्यू पुट कर दो, फोकल कितनी है 10, तो 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, और v की वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस आ जाएगा 25। सॉल्व कर लो इसको, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 50, ये हो गया हमारा 5 माइनस 2, तो v की वैल्यू आएगी 50/3 सेंटीमीटर। तो इतने डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगी। मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5, v की वैल्यू है हमारे पास 50/3, u का वैल्यू 25, 5 इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास मिल जाएगा हाइट ऑफ इमेज कितनी, वो 25 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2/3 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि हम u का वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। ठीक, तो v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उस साइड बन रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, और रियल इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है। तो ये सब हमारे आंसर हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसको तुम्हें खुद करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन 17 और इसको भी तुम्हें खुद से करना है, 16 17 इनको कर लोगे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन को कर सकते हो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना है तुम्हें, एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन दिए हुए उनको भी पूरा कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, जो भी डाउट आता है उसको पूछ लेना सर एग्जाम्पलर में, इस पर्टिकुलर जब क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ये डाउट है, और अच्छे से पूरे से सॉल्व कर लेना है। फिर एनसीईआरटी हो गई, एग्जाम्पलर हो गया, फिर इसके बाद तुम्हें जो कोचिंग से मटेरियल मिला हुआ है, कोचिंग से शीट मिली होगी, मटेरियल मिला हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स के, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी तुम्हें कंप्लीट करना है। उसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 में इजी टाइप के मिल जाएंगे, फिर उसके बाद
तुम्हें मिल जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब या फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड वाले क्वेश्चंस, फिर एक कॉम्पिटिटिव लेवल वाले क्वेश्चंस, ये सब टाइप के क्वेश्चंस है। तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तुम्हें, और जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह जितने भी आते हैं उनको पूछना है कि सर ये एक पर्टिकुलर यहाँ से मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बेझिझक पूछना है, ठीक है। तुम्हें मेरा काम यही है कि तुम्हें हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पहले उसको मैं एक लेक्चर में बताऊँ, फिर दूसरे लेक्चर में आपको दूसरी चीज़ को बताऊँ, तो उसको भी हम बता देंगे, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुम्हें ज़्यादा डाउट आ रहा है, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर तुम इंस्टीट्यूट में कॉल करके यहाँ पर भी आ सकते हो, तुम्हारे एक दो डाउट जो भी होंगे उसको बताने के लिए, तो वो बता सकते हैं, टाइम लेकर आना पड़ेगा बस, ठीक है। तो ये रियोप्टिक्स मतलब जो ये चैप्टर ये वाला हमारा खत्म हो गया। इसके बाद फिर हम अब नेक्स्ट चैप्टर, इसी का नेक्स्ट पार्ट चलेगा वो, इसी के बाद है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम ह्यूमन आई, हमारी आँख के बारे में थोड़ा बहुत पता करेंगे, ज़्यादा नहीं, डिटेल में थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत उनमें बायो में पढ़ चुके होंगे शायद। और उसके बाद फिर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, मतलब आंखों में कौन किस टाइप की बीमारी हो सकती है, देखने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमें, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद प्रिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रेनबो वगैरह कैसे बनता है, ठीक है। जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, सन सुबह तो रेड कलर का दिखता है, शाम को भी रेड कलर का दिखता है, दिन में वाइट कलर या ऑरेंज कलर का दिखता है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग फिनोमिनन है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतना पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।